हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विष्णु शर्मा आज आपके लिए हिंदी शिक्षण विधियों की पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने हिंदी शिक्षण विधियों के पार्ट फर्स्ट की बात की थी, जिसमें हमने 3 शिक्षण विधियों का अध्ययन कर लिया था। उनमें एक थी अनुकरण विधि, दूसरी थी ध्वन्यात्मक विधि और तीसरी थी प्रत्यक्ष विधि। उसी कड़ी में हम आज हिंदी शिक्षण विधियों के पार्ट 2 की बात करेंगे। इस पार्ट 2 में अन्य शिक्षण विधियों की बात करेंगे और उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं नंबर 4 शिक्षण विधि की, और वो है श्रुति लेखन विधि। देखिए, श्रुति लेखन का शाब्दिक अर्थ होता है, अगर हम शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देखें तो श्रुति और लेखन 2 शब्द हैं। श्रुति का मतलब होता है सुनकर और लेखन का मतलब होता है लिखना। अर्थात श्रुति लेखन का मतलब हुआ सुन करके किसी शब्द, वर्ण या वाक्य को लिखना श्रुति लेखन कहा जाता है। श्रुति लेखन विधि का हिंदी भाषा शिक्षण में प्रयोग इसलिए किया जाता है कि इसके माध्यम से बालक के लेखन जो क्षमता है उसमें वृद्धि की जाती है और बालक को शुद्ध लेखन कौशल का विकास किया जाता है। इस विधि के अंदर भाषा शिक्षण के दौरान एक शिक्षक सभी बालकों को शुद्ध लेखन सिखाने का प्रयास करता है। इसके लिए अध्यापक विषय वस्तु के कुछ अंश या फिर 10 से 15 कठिन शब्दों का चुनाव करता है और स्वयं उन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करता है। बालक शिक्षक के द्वारा किए हुए उच्चारण को सुनकर और शुद्ध रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद शिक्षक बालकों के द्वारा लिखे हुए शब्दों की जांच करता है और अगर शब्द गलत पाए जाते हैं तो शिक्षक उन शब्दों के ऊपर मार्क कर देता है, उनको निशान बना देता है गोले का, और उसके सामने शुद्ध शब्द या वाक्य या कुछ भी अंश जो होता है वो सामने लिख देता है तथा विद्यार्थियों को उनका शुद्ध लेखन करने का बार बार अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह बालक किसी भी वर्ण शब्द का बार बार अभ्यास करते हुए शुद्ध रूप में लिखना सीख जाते हैं। इसीलिए शुद्ध लेखन की क्षमता को बढ़ाने के लिए इस विधि का हिंदी भाषा शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करें कि इस विधि के गुण क्या हैं। ठीक है, तो इस शिक्षण विधि के द्वारा बालक के अंदर पहली बात की जाए तो लेखन कौशल का विकास होता है। साथ ही साथ बालक शिक्षक के द्वारा उच्चरित वर्ण या शब्द को सुनकर लिखते हैं, तो इससे उनमें स्वर्ण कौशल का भी विकास हो जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें शिक्षक बालक को केंद्र में रखकर या केंद्र को ध्यान में रखकर ही बालक को प्रेरित करता है और उनको सिखाता है। तो अगर तीसरे इसकी गुण की बात करें तो एक गुण ये भी हो सकता है कि इससे बालक शुद्ध लिखना सीखता है या शुद्ध लेखन कौशल की क्षमता का बालक में विकास होता है। अब हम बात करें इसके दोष की, तो इसका सबसे बड़ा दोष ये माना जाता है कि इसमें समय अधिक लगता है। समय अधिक इसलिए लगता है कि सबसे पहले एक शिक्षक शब्दों का चुनाव करेगा। शब्दों का चुनाव करने के बाद उन शब्दों का विद्यार्थियों के सामने उच्चारण करेगा। बालक उस उच्चारण को सुनेंगे, सुनने के बाद फिर शुद्ध रूप में लिखेंगे। उसके बाद में शिक्षक उनकी जांच करेगा। जांच करने के बाद विद्यार्थियों को शुद्धिकरण के लिए बोलेगा। विद्यार्थी फिर उनका अभ्यास करेंगे और फिर बालक शुद्ध रूप में सीखेंगे। तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है।
इसलिए इस विधि के अंदर समय अधिक खर्च होता है। दूसरी बात करें तो इसका दोष एक ये भी माना जाता है कि जो शिक्षक होते हैं वो योग्य शिक्षक हों, ये संभव नहीं है कि शिक्षक को भी शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध लेखन का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह बालकों से शुद्ध रूप में लिखना या शुद्ध रूप में बोलना सिखा सकता है। तो ये इसके दो दोष माने जाते हैं। इसी क्रम में हम अगली शिक्षण विधि की बात करें तो वो है व्याकरण अनुवाद विधि। देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग एक शिक्षक अन्य भाषा को सिखाते समय करता है। इसके अंदर शिक्षक अन्य भाषा को सिखाते समय उसकी विषय वस्तु को बालक के सम्मुख मातृभाषा में अनुवाद करता है। अन्य जो भाषा होगी उस मातृभाषा में बालक के सम्मुख अनुवाद करेगा और उस दौरान बालक को जो मातृभाषा का अनुवाद करवाएगा उस दौरान व्याकरण का विशेष ध्यान रखा जाता है। यानी जिस अन्य भाषा में हम अनुवाद करवा रहे हैं उस भाषा की व्याकरण का भी हमें ज्ञान होना चाहिए और उस व्याकरण के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए ही अनुवाद करवाया जाता है। ठीक है, अब बात करें इसकी तो इस विधि का सबसे पहले दक्षिण भारत के एक शिक्षा शास्त्री हुए हैं जिनका नाम है श्री राम कृष्ण गोपाल भंडारकर। इन्होंने सबसे पहले संस्कृत भाषा को सिखाते समय इस विधि का प्रयोग किया और उन्हीं के नाम पर आगे चलकर व्याकरण अनुवाद विधि का नाम भंडारकर विधि भी रख दिया गया। तो व्याकरण अनुवाद विधि को हम भंडारकर विधि के नाम से भी जानते हैं। भारत में इस विधि के द्वारा फ्रेंच, जर्मनी, फारसी, उर्दू, लैटिन, संस्कृत, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाएं सिखाई जाती है। तो ये था व्याकरण अनुवाद विधि। इसके अंदर हमें अन्य भाषा को सिखाते समय उस भाषा की व्याकरण को ध्यान में रखते हुए ही उस भाषा के अंदर अनुवाद किया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़े तो अगली विधि है रसास्वादन विधि। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है रसास्वादन, दो शब्दों से मिलकर बना रस और आस्वादन। ठीक है, रस का मतलब होता है कि किसी विषय वस्तु को सुनने या पढ़ने मात्र से ही जब आनंद की अनुभूति हो जाए तो उसे हम रस कहते हैं। आस्वादन का मतलब होता है किसी बात को सुनकर रस की अनुभूति होना या फिर किसी को स्वाद चखकर आनंद मिलना या अच्छा लगना। तो इस तरह रसास्वादन विधि का मतलब हुआ कि किसी विषय वस्तु को पढ़कर या सुनकर जब हमें आनंद की अनुभूति हो जाए तो उसे हम रसास्वादन विधि कहते हैं। इस विधि के अंदर भाषा शिक्षण के लिए एक शिक्षक किसी पद, पाठ या कविता को सबसे पहले क्या करता है कि उस पद या उस कविता का अर्थ बताता है। यानी उस कविता के अंदर जो शब्द होंगे, जो जटिल या कठिन शब्द होंगे, सबसे पहले उनका शिक्षक बालकों को अर्थ समझाता है और जब अर्थ समझ में आ जाता है तो उसके बाद में उन शब्दों के भावों को स्पष्ट किया जाता है। अंत में क्या होता है कि जब बालक को उन शब्दों का अर्थ और भाव समझ में आ जाता है तो शिक्षक उस कविता या पद की यति, गति, लय, तुक आदि नियमों का ध्यान रखते हुए उच्चारण करता है और बालक शिक्षक के उच्चारण का अनुकरण करते हुए वैसे ही उस कविता या पाठ को गाते हुए सीखते हैं। तो इसके माध्यम से जो कक्षा का जो वातावरण है वो पूरा कवितामय वातावरण हो जाता है। तो इसके माध्यम से रस की बालक को अनुभूति होती है और उसी के आधार पर हम इस विधि को रसास्वादन विधि कह देते हैं, क्योंकि इस विधि के अंदर जब बालक किसी गद्य या किसी पद या कविता को पढ़ते हैं तो वो बालक
को आनंद की अनुभूति प्रदान करती है। और जब बालक को आनंद की अनुभूति प्रदान कर दी जाती है तो बालक को रस की अनुभूति हो जाती है। और इस विधि का प्रयोग कविताओं में, पद में, इनके अंदर किया जाता है। कविता पाठ को पढ़ाते समय उसका उच्चारण या गाकर सुनाना, ये क्रिया सबसे बाद में की जाती है। इसलिए इस विधि को हम उपसंहार विधि का नाम भी दे देते हैं। तो इसलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि रसास्वादन विधि का अन्य नाम क्या है या उपसंहार विधि किस विधि को कहा जाता है, तो वह विधि होगी रसास्वादन विधि। इसी क्रम में आज हम अगली विधि को लेते हैं, वो है व्यतिरेकी विधि। देखिए, व्यतिरेक जो शब्द है, उस शब्द के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है अभाव या फिर अंतर। ठीक है, तो इस विधि के अंदर जब भाषा को पढ़ाते समय इसका प्रयोग किया जाता है तो दो भाषाओं को एक साथ सिखाते हुए स्पष्ट किया जाता है। इस विधि में ये देखा जाता है कि दोनों भाषाओं के अंदर क्या समानता है और क्या असमानता है। इस आधार पर या इस तरह दोनों भाषाओं के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बालक को सिखाया जाता है। तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि व्यतिरेक विधि वह विधि होती है जिसमें एक शिक्षक बालक को एक भाषा को सिखाने के साथ साथ अन्य भाषा का भी ज्ञान करवाता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि इन दो भाषाओं में क्या समानता है, क्या असमानता है। इस आधार पर वो तुलनात्मक अध्ययन करते हुए दो भाषाओं को एक साथ स्पष्ट कर देता है। तो इस तरह यदि एक शिक्षक भाषा को पढ़ाता है तो वह विधि व्यतिरेकी विधि मानी जाती है। हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा सिखाते समय हिंदी भाषा का सहयोग लिया जाता है ताकि बालक उसको शीघ्र समझ सके, क्योंकि अगर एक बालक को मातृभाषा में सिखाया जाता है तो वह अन्य भाषा को भी मातृभाषा के सहारे जल्दी और शीघ्र सीख लेता है। अब इसका प्रयोग जब कक्षा के अंदर एक शिक्षक करता है, जैसे अंग्रेजी में यदि उसको नाउन सिखाना है तो वह इसके साथ साथ ये भी बताता है कि हिंदी में जो संज्ञा होती है उसे अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है। इसी तरह अगर अंग्रेजी में उन्हें प्रोनाउन सिखाना है तो शिक्षक साथ ही साथ ये भी बताता है कि प्रोनाउंस जैसा कि आप पढ़ते हो, हिंदी के अंदर सर्वनाम, अंग्रेजी के अंदर इसे प्रोनाउंस कहा जाता है। तो ये इसी प्रकार जैसे वर्ब होती है तो हिंदी में इसे क्रिया कहते हैं, जैसे विशेषण तो इंग्लिश में इसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस तरह से दो भाषाओं में समानता बताते हुए या एक भाषा को पढ़ाते पढ़ाते दूसरी भाषा का अंतर भी क्लियर करते हुए जो विधि का प्रयोग किया जाता है या लिया जाता है वो व्यतिरेकी विधि होती है। तो देखिए, इसमें समानता के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि दोनों भाषाओं के अंदर क्या असमानता है। जैसे अंग्रेजी के अंदर जब शिक्षक हेल्पिंग वर्ब पढ़ाता है तो उसे सहायक क्रिया कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि हिंदी भाषा के अंदर सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये होता है व्यतिरेक विधि। यानी व्यतिरेक विधि वह विधि जिसको पढ़ाते समय शिक्षक दो भाषाओं के मध्य तुलनात्मक रूप से भाषा को स्पष्ट करते हुए सिखाता है। अगर ऐसा वो करता है तो वह विधि व्यतिरेकी विधि मानी जाती है। तो आज विद्यार्थियों हमने 4 विधियों का अध्ययन किया। उसमें पहली हमारी विधि थी, वो विधि थी कौन सी? श्रुति लेखन विधि। उसी क्रम में आगे हमने पढ़ा था व्याकरण अनुवाद विधि, ठीक है। और उसी क्रम में आगे हमने पढ़ा था तो वह विधि थी कौन सी विधि? व्यतिरेकी विधि। और व्यतिरेकी विधि से पहले हमने पढ़ा था रसास्वादन विधि। तो इस तरह से हमने 4 शिक्षण विधियों का अध्ययन किया। और इससे पहले वाला जो पार्ट था हिंदी शिक्षण विधियों का पार्ट फर्स्ट, उसमें भी हमने 3 शिक्षण विधियों का अध्ययन कर लिया था। इस तरह हम अब तक 7 शिक्षण विधियों का अध्ययन कर चुके हैं
और आगे आने वाली जो महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ होगी उसका अध्ययन या उसकी चर्चा मैं अगले पार्ट में आपके साथ साझा करूँगा और उसको विस्तार पूर्वक हम एक एक शिक्षण विधियों को अच्छे से समझेंगे ताकि हमें ये क्लियर रहे कि व्यतिरेकी विधि क्या होती है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, शिक्षक इसको किस तरह सिखाता है और छात्र इसको किस तरह से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी शिक्षण के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण विधियाँ हैं, जितनी भी विधियों का एक पाठ को पढ़ाते समय प्रयोग किया जाता है, हम उन सभी शिक्षण विधियों का बारी बारी से और क्रम से अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम और आप दोनों मिलकर ये भी समझेंगे कि इस विधि में क्या होता है जो उस विधि में नहीं है। जैसे आपने अभी देखा होगा कि एक विधि का नाम था व्याकरण अनुवाद विधि। तो अनुवाद विधि दूसरी भी होती है, लेकिन व्याकरण अनुवाद विधि में क्या अलग है, क्या उसमें अंतर है जो उसको उससे भिन्न बना देती है। तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर अन्य भाषा को सिखाते समय उसके व्याकरण का भी ध्यान रखा जाता है। अगर व्याकरण का ध्यान नहीं रखा जाता है और अनुवाद कर दिया जाता है तो वो अनुवाद विधि होती है। तो इस तरह से हमने आज 4 शिक्षण विधियों का अध्ययन किया। अगली क्लास में हम अगले पार्ट के साथ और नई ऊर्जा के साथ अन्य शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।